और बेटा इधर ध्यान दो, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप करते रहेंगे मेहनत। Illustration number 12, the following is the schedule of balances as on 31st March 2022, extracted from the books of Shri Gavaskar, who carries on a business under the same name style of Messrs Gavaskar Vishwanath and Company at Mumbai। ये उनका ट्रायल बैलेंस आपके सामने गिवन है, ठीक है जी। और ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ पे कुछ ये 6 एडजस्टमेंट है, घबराना नहीं, ये बहुत कम है वैसे तो। इजी क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल है, तो एक एक करके हम एडजस्टमेंट्स को पहले पढ़ते हैं। डेप्रिशिएट बिल्डिंग यूज फॉर 5%। भाई बिल्डिंग को आपने डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को आपको डेप्रिशिएट करना है 10%। तो यहाँ तक आप बात समझे कि एक तो फर्नीचर में एडजस्टमेंट है और दूसरा किस में एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग में। तो आप यहाँ पे उसको पॉइंट कर लीजिए कि जब आप अकाउंट बनाएंगे तो इसका आपको ख्याल रखना होगा, बिल्डिंग है एक और एक क्या है बेटा आपके पास, फर्नीचर है। ये लीजिए जी, फर्नीचर। 2 पॉइंट, दोनों पे क्या निकालना है सर, डेप्रिसिएशन निकालना है 5% का, 5 और 10। आगे लिखा हुआ है कि ऑन स्टील टेबल परचेज, कह रहे जी एक ना टेबल हमने खरीदा था, स्टील का था वो, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000, हमने खरीदा 14,000 रुपये का उस साल में, और वो सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, और उसी ईयर में हमने क्या करा, 14,000 में ही सेल भी कर दिया। बट द सेल प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। भाई गलती से जब सेल किया तो मैंने सेल्स अकाउंट में लिख दिया, जबकि आपको पता है फर्नीचर को अगर आप सेल करते हैं तो एंट्री पता क्या होनी चाहिए, आपका जितना भी फर्नीचर है वो कम होना चाहिए था। और आपने क्या करा, जब इसको सेल किया होगा तो आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, तो इससे तो सेल्स अकाउंट आपका गलत हो गया, सेल्स आपका ज़्यादा हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। तो भाई इसमें एक एडजस्टमेंट है कि आपको ना इसकी वजह से अपने सेल्स को कम करना पड़ेगा, सही बात है, ये सेल्स आपका कम होगा क्योंकि सेल्स में आपने रिकॉर्ड कर दिया कि है एसेट्स का, सेल एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड होता है। फर्नीचर है तो फर्नीचर के नाम से लिखना चाहिए था, मशीन है तो मशीन के नाम से लिखेंगे, आप सेल्स अकाउंट के नाम से नहीं लिखेंगे। और आपने सेल्स अकाउंट के नाम से लिखा है तो भाई सेल्स को कम कर दो और फर्नीचर को भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आपके समझ में आया कि भाई एक सेल्स पे भी हमें ध्यान देना है, ये हमारे पास है। और फर्नीचर पे तो ध्यान दे ही रहे थे, फर्नीचर फिक्चर्स पे। उसके बाद आइए ऑफिस इक्विपमेंट बाई 15%। ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है 15% का। और आगे एक बात लिखी कि एक टाइपराइटर हमने खरीदा है 40,000 रुपये का, गलती से डेबिटेड टू परचेज अकाउंट कर दिया। भाई आपने टाइपराइटर खरीदा तो आपको टाइपराइटर यानी ऑफिस इक्विपमेंट में लिखना चाहिए था, तो इसने लिख किस में दिया बेटा, परचेज। बेटा परचेजेस में कब लिखते हैं कोई चीज़, जब आप गुड्स को परचेज करते हैं तब परचेज में जाता है। किसी एसेट्स को खरीदते हैं तो परचेज में नहीं जाता, वो एसेट्स के नाम से लिखते हैं। तो ये टाइपराइटर जो है 2 जगह इफेक्ट डाल रहा है, एक तो ऑफिस इक्विपमेंट पे और दूसरा परचेजेस पे। ऑफिस इक्विपमेंट एंड परचेजेस, तो आपको यहाँ पे भी, और एक है आपका परचेजेस, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आई बात ये। उसके बाद मोटर कार पे 20% लेना है, तो मोटर कार देख लीजिए। मोटर कार, मोटर कार कहाँ है, मोटर कार, कार मोटर कार, ये तो मोटर कार एक्सपेंस था बेटा, मोटर कार अलग से होना चाहिए, ये रहा, इस पे भी डेप्रिसिएशन है। अब आते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये तो आपको पता ही, अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको कितनी जगह लिखना है बेटा, आपको 2 जगह। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, कहने रेंट पे 2 महीने का रेंट बाकी है अभी गोडाउन रेंट का, तो गोडाउन रेंट चेक कर लेते हैं है कितना। तो इसको अभी एडजस्टमेंट करना है, इसमें भी कुछ प्लस माइनस होगा। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन है विश्वनाथ इज पेबल 12%। दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1 May
तो लोन के बारे में चलते हैं हम लोग। एक है भाई इंटरेस्ट ऑन लोन पे ध्यान देना है, और एक है लोन, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। ठीक है जी। बस ये ध्यान रखना कि ये जो लोन आपने लिया था वो कब लिया था बेटा, 1 मई को लिया है। अच्छा सर, प्रोविजन फॉर बैड इज टू बी मेंटेन 5% ऑन संडे डेटर, डेटर पे 5% का बैड डेट्स लगाना है, प्रोविजन बनाना है डेटर संडे डेटर। बताइएगा कहाँ पे मिला, क्रेडिटर तो दिख गया जी मुझे, संडे डेटर। तो यहाँ पे भी एक हमारा एडजस्टमेंट होना है, प्रोविजन माइनस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड, कह रहे जी ये जो इंश्योरेंस का प्रीमियम उसमें 40,000 रुपये प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब ड्राइंग है ये तो, और बैलेंस जो है वो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का इंश्योरेंस है। अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको इतना समझना है इंश्योरेंस प्रीमियम में एडजस्टमेंट है और साथ में ड्राइंग्स में है। तो भाई एक तो यहाँ पे ड्राइंग की कहानी है, इसका भी ख्याल रखना है, और इंश्योरेंस प्रीमियम में इसका भी ख्याल रखना है। ये बात समझ में आ गई। तो बेटा जितने भी मैंने पॉइंट लगाए इसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम, तो बाकी सॉल्व कर लेते हैं। बस इतने पॉइंट्स को छोड़ देंगे जिस पे हमने रेड कलर से साइन लगा रखा था। तो फटाफट आप बनाना स्टार्ट कीजिए, तीनों अकाउंट को एक साथ ही बनाइएगा। ठीक है, तीनों अकाउंट कोशिश कीजिएगा कि एक साथ बना के वैल्यू पुट कर दें पहले, उसके बाद देखेंगे कैसे होगा वो सॉल्व। आइए जी, आइए सर, ये फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जिस पर डॉट नहीं है बाकी चीज़ें हम लिखते चले जाएंगे और टिक लगाते जाइएगा। कैश इन हैंड, हमने कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, तो बैलेंस शीट में चलते हैं सर इसके लिए दो, और यहाँ पे लिखते हैं जी कैश इन हैंड, और एक है सर आपका कैश एट बैंक। इनकी वैल्यू है कैश इन हैंड की 14,000, कैश एट बैंक का 26। तो बेटा ये 14 आ गया जी, और ये आ गया आपका 26,000। उसके बाद संडे डेटर अभी हमने रहने दिया। ओपनिंग स्टॉक है बेटा, ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 6,20,000, 6,20,000। फिर ऑफिस, बिल्डिंग, मोटर कार, सन्ड्री क्रेडिटर है जी, तो सन्ड्री क्रेडिटर को लिख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू है 4,30,000, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू है 4,30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये आएगा जी 4,30,000। उसके बाद है ओल्ड प्रोविज़न है, परचेजेस, परचेज रिटर्न। तो अभी परचेज को लिखना है, फिर परचेज रिटर्न माइनस करना है उसमें से, सेल, सेल रिटर्न। उसके बाद आते थे सैलरीज पे। सैलरी है बेटा 1,10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरीज, सैलरीज है 1,10,000 बेटा, यहाँ पे हमने वैल्यू लिख ली 1,10,000। बताइए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी कुछ। उसके बाद रेंट फॉर गोडाउन अभी नहीं लिखना, रेंट और रेट्स ये लिख लेते हैं। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 21,000, रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बेटा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 24,000। ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स 16,000 क्रेडिट साइड।
डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है सर? 16,000। उसके बाद फ्रेट ऑन परचेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। तो परचेजेस आपका आएगा बेटा अभी यहाँ पे एक परचेजेस आएगा, उसके बाद हिसाब किताब होंगे, तो थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। परचेज रिटर्न भी है, कुछ प्लस माइनस करना है तो वो भी है, तो थोड़ा स्पेस लेके हमने लिखा यहाँ पे फ्रेट ऑन परचेजेस। फ्रेट ऑन परचेजेस। सर फ्रेट ऑन परचेजेस की जो वैल्यू है वो है 12,000, तो यहाँ पे आप 12 लिख लीजिए। उसके बाद आइए कैरेज आउटवर्ड पे, जो जिसकी वैल्यू है 20,000, कैरेज आउटवर्ड लिख लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड है सर 20,000। ड्राइंग हमें अभी लिखना नहीं, प्रिंटिंग और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे आ जाएंगे। अरे कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में जाएगा बेटा, गलती हो गई है। इनडायरेक्ट है ये। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 20,000 है। उसके बाद बेटा हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18 है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000। उसके बाद है बेटा जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। और बेड डेट्स और बैंक चार्जेस, तो जब आप बेड डेट्स लिखेंगे तो थोड़ा स्पेस रखेंगे, क्योंकि बेड डेट्स में से न्यू प्रोविज़न ओल्ड प्रोविज़न का एडजस्टमेंट होता है, तो बेड डेट्स की वैल्यू अंदर ही लिख लेंगे 20,000, और थोड़ा सा स्पेस रखेंगे इस पर, प्लस माइनस अभी होना है इस पर। उसके बाद है बेटा बैंक चार्जेस 16,000, तो यहाँ लिख दिया बैंक चार्जेस। $16,000। मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस, और मोटर कार एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है 36,000। ठीक है जी। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने वैल्यू जितनी भी थी वो दे दी। ध्यान दीजिए। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स में। सबसे पहले एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन के, तो इसके लिए वर्किंग नोट पे चलते हैं नीचे। यहाँ डेप्रिसिएशन में नीचे आते हैं वर्किंग नोट पे। वर्किंग्स, वर्किंग इसमें हमें मालूम करना है सर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे बिल्डिंग पे। तो बेटा जो बिल्डिंग है हमारी, बिल्डिंग की वैल्यू एक्चुअली में है कितनी, आइए चेक करते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू है 6 लाख। 6 लाख का कितना परसेंट? 5% है। 5% कितना आएगा ये? 30,000। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हो गई जी। और कोई एडजस्टमेंट तो बिल्डिंग में है ही नहीं। उसके बाद आइए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे।
फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बेटा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू देखते हैं। उसकी वैल्यू है 2,14,000। ध्यान से समझना कितनी वैल्यू है पहले से। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है इनके बारे में, ये कह रहा है 2,14,000 के बाद कि भाई 14,000 का एक फर्नीचर जिसको हमने बेच दिया, पहले खरीदा फिर बेच दिया, तो खरीदा हुआ तो रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन जिसको हमने बेच दिया 14 में ही बेचा था, नो प्रॉफिट नो लॉस है, 14 में ही सेल किया, लेकिन उसको हमने क्या करा बेटा, गलती से सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। किस में रिकॉर्ड कर दिया? तो बताइए ये जो फर्नीचर आपको दिख रहा है, क्या इसमें से मैंने माइनस किया? नहीं माइनस किया। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें से पहले क्या माइनस करना चाहिए? समझ में आ रही बात? ये मुझे माइनस कर देना चाहिए क्योंकि मैंने इसमें से सेल कर दिया है, और जो वैल्यू बचेगी उसका मुझे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लेना चाहिए सर? 10%। क्लियर है या नहीं है ये? इसमें से माइनस करने बाद जो वैल्यू आती है 2 लाख, 2 लाख का 10% आप लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20,000। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ऑफिस इक्विपमेंट की। आइए सर ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख लेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट को अगर आप देखो तो कितना था बेटा? 1,60,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट है। अब ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि एक टाइपराइटर हमने खरीदा था, गलती से उसे कहाँ लिख दिया? परचेज में, जबकि ये जाना चाहिए था किसके अंदर? ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर जाना चाहिए था 40,000। तो बच्चे एक बात बताओ, ऑफिस इक्विपमेंट पहले से है कितना? उसमें और कितना ऐड होना चाहिए था? 40,000 और ऐड होना चाहिए था, 2 लाख हो जाता। और इस पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? कितना परसेंट है जी? 15% का डेप्रिसिएशन है। इसका 15% निकलना चाहिए था। 2 लाख का 15% आता है ये 30,000। फिर एक है हमारे पास मोटर कार। मोटर कार चेक करें, उसकी वैल्यू बताइए मोटर कार की कितनी है? 2 लाख रुपए मोटर कार की वैल्यू कितनी है सर? इस पे कितना डेप्रिसिएशन है? मोटर कार का डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 20% का डेप्रिसिएशन है। कितना हो जाएगा सर ये? तो ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन निकल कर आया। ठीक है जी, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन 1 लाख। अब इधर ध्यान दे रहे हैं इसको, प्रेजेंट। आप डेप्रिसिएशन को अलग अलग भी प्रेजेंट कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया। अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन अमाउंट है बेटा 1,20,000, और इसके आगे मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। बात समझ में आ रही है? ये बता दिया हमने, तो वहां पे वो देख लेंगे। पहले इतना नोट करिए। अभी इसमें और भी चीज़ें हमें करनी है, बैलेंस शीट में भी दिखाना है, परचेज से कम करना है, परचेज में, सेल्स में, सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे इसमें। बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए ये लिख लिया ना। अब वापस से आइए इसी पे। बिल्डिंग, बिल्डिंग किस में जाता है बेटा? आपके बैलेंस शीट में जाता है। तो आप बिल्डिंग यहाँ लिखिए। बिल्डिंग्स की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। 6 लाख में से आप क्या माइनस करेंगे सर? डेप्रिसिएशन। इसमें भी आप लिख लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। कितना डेप्रिसिएशन था बेटा? और ये आ गया जी 5,70,000। बिल्डिंग के बाद आइए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे।
फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर और फिक्सचर्स की वैल्यू क्या थी बेटा, देखो 2,14,000 थी, 2,14,000, इसमें से एक हमने सेल किया था 14,000 की चीज हमने माइनस कर दी बेटा, बचा कितने का ये 2 लाख, और इस पे हमने क्या करा है, इस पे निकाल लिया जी डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमारा कितना परसेंट आया था, ये 10%, तो ये लिख लिया हमने 20,000, तो वैल्यू हो गई सर 1,80,000 की। अब ये जो सेल आपने किया था 14,000 का, आपको फर्नीचर से माइनस करना चाहिए था, और आपने इसको किस में रिकॉर्ड कर दिया था, जाके सेल्स अकाउंट में, तो आपका सेल्स का अकाउंट भी तो गलत आ रहा होगा बेटा। यहाँ तक बात समझ में आई है, नहीं आई है पारिया, नहीं क्लियर है? तो सेल्स आप मुझे बताएं जरा कितना है, पहले से सेल्स गिवन है ना हमारे पास, आओ जी, सेल्स है हमारे पास 23 लाख का सेल्स है बेटा। इस सेल्स में एक चीज गलत ऐड है, क्या गलत ऐड है बेटा, फर्नीचर की एक वैल्यू गलत है, कितनी की, 40,000 की वैल्यू, अच्छा ओनली 14,000, समझ में आ रही बात ये? अब इसी में से सेल जब आप लिख ही रहे हैं, तो साथ में आप सेल्स रिटर्न भी लिख दीजिए। सेल्स रिटर्न है बेटा 42,000 का, इसको माइनस करके आप वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। ट्वेंटी 22,44,000, ये समझ में आ गई बात? अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, फर्नीचर का हमने कट लिया, अब आते हैं ऑफिस इक्विपमेंट पे बेटा। ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है 1,60,000, और आपने परचेज किया था और परचेजेस की वैल्यू थी आपकी 40,000, है ना? टोटल वैल्यू हो गई सर आपकी ये 2 लाख। अब लेना है डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा सर आपका, चेक करो जी, ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन आया था 30,000 रुपये, माइनस करेंगे और ये वैल्यू बचेगा 1 लाख। तो आपको यहाँ पे परचेजेस में आपने रिकॉर्ड कर दिया था, ये याद है? ऑफिस इक्विपमेंट को गलती से कहाँ पे रिकॉर्ड करा था हमने, तो परचेज में से क्या करें, माइनस करें, तो आइए परचेज में से हम माइनस करते हैं, और यहाँ लिखेंगे भाई साहब ये ना ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कितने की वैल्यू बेटा ऑफिस इक्विपमेंट की, 40,000 की। परचेजेस की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं, परचेजेस की वैल्यू है 14 लाख, और अगर कोई परचेजेस रिटर्न है, परचेजेस रिटर्न की वैल्यू है 26,000, ये माइनस कर देंगे बेटा।
बताइए, ऐसा प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू है 13,34,000, सही है जी। और क्या रह रहा है, ये हो गया जी। पहला हमने जो फर्स्ट एडजस्टमेंट था वो कर लिया, साथ साथ में हमने परचेजेस कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया, सेल्स कर दिया, सेल्स रिटर्न भी हो गया, ठीक है जी। और कुछ छोटा तो नहीं है, आओ जी। मोटर कार लिख दिया, बिल्डिंग लिख दिया, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख लिया, फर्नीचर और फिक्सचर्स भी लिख दिया। चलिए, तो पहले एडजस्टमेंट हो चुका है सर। सेकंड की बात करें, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर इज 4,40,000। तो बेटा ये कौन सा स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ये, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 4,40,000, 4,40,000। और यही क्लोजिंग स्टॉक को आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना है। आप यहाँ सिर्फ स्टॉक के नाम से भी लिख सकते हैं, 4,40,000। ये आपका सेकंड हो गया सर। अब आइए, 2 मंथ रेंट फॉर गोडाउन एज आउटस्टैंडिंग। तो इसके एमसी उस पर चलते हैं, वर्किंग नोट पे। ये वर्किंग नोट 1 था आपका। एक वर्किंग और बनाते हैं सर, वर्किंग नोट 2। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अब, गोडाउन रेंट। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि गोडाउन रेंट का 2 महीने का रेंट बाकी है। यहाँ पे देखिए बेटा, गोडाउन रेंट, रेंट फॉर गोडाउन जो है आपको गिवन है 55,000। अगर 2 महीने का बाकी, इसका मतलब ये कितने महीने का रेंट है, 10 महीने का रेंट है। फिर टोटल साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 2 महीने का तो देना रह ही गया, तो अभी दिया कितने महीने का होगा, सिर्फ 10 महीने का ही। तो ये रेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो 2 महीने का बाकी, इसमें से 1 महीने का निकालना है आपको पहले तो गोडाउन रेंट में ये 55,000 का गोडाउन रेंट है। टोटल कितने महीने का है बेटा, 10 का। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने का आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है ना, पहले 55,000 को 10 से डिवाइड करा, पर मंथ निकल के आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 महीने का आ जाएगा। कितना आया सर ये, 11,000। तो 11,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग था, इसको हम चलिए लिख लेते हैं। गोडाउन रेंट आपके पीएनएल अकाउंट में आएगा, गोडाउन रेंट, और इसमें आप प्लस कर लीजिए आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट। बेटा ये पहले वैल्यू थी 55,000, उसी में आपने 11,000 ऐड कर दिया, तो इसके बाद जो वैल्यू हो गई आपकी 63,600। और यही गोडाउन रेंट आपका कहाँ आएगा बेटा, बैलेंस शीट में भी आएगा। गोडाउन रेंट आउटस्टैंडिंग 11,000। बताइए जी, समझ में आया आपको। ये वर्किंग नोट नंबर 2 था आपका। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 2 है ये। आइए और आगे बढ़ जाए बेटा। तो ये गोडाउन रेंट वाला भी किस्सा हमने कंप्लीट कर लिया, ये हो गया जी। अब क्या रह रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल 12% पर एनम। दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1 May
भाई लोन आपने लिया था, यहाँ पे चेक कीजिए, आपने विश्वनाथ से लोन लिया था, विश्वनाथ से लोन लिया था 1 मई को। 1 मई से लेके मार्च तक की अगर बात करी जाए, कितने महीने हो जाते हैं 1 मई से लेके मार्च तक? मई से काउंट करना स्टार्ट करो ना, 11 महीने तकरीबन हो रहे हैं। और इसी का इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे 27,000 दे रखा है। तो हम एक बार चेक करते हैं, इसको ऐसे रहने दें, यहाँ पे आते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 पे। लीजिए वर्किंग नोट नंबर 3, बेटा एक बार हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का जो अमाउंट है वो है 3 लाख का। 3 लाख पे कितना परसेंट देना है? तो क्वेश्चन ने बताया था हमें 3 लाख पे जो इंटरेस्ट आपको देना है सर वो 12% का है। ये लीजिए जी 12%। लेकिन मई से लगाना है, 1 अप्रैल को छोड़ देना है, तो 11 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका। तो 11 महीने में ये 12 से 12 चला गया आपका, 2 जीरो से ये भी आपको ने जाने दिया, तो ये आया जी 33,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन। ये टोटल 33 का बन रहा है, जबकि आपने एक्चुअली में रेंट इंटरेस्ट आपने पे कितना किया है बेटा? आपने पे किया 27, तो अभी रह गया होगा, तो यहीं पे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन। 33 में से आपने 27 का पेमेंट किया, तो ये आपका कितना रह गया? आइए अब इसको लिख के दिखाते हैं जी हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्पेस स्पेस मिल जा, कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो इन्होंने दिया था पहले वो लिख लेते हैं 27, और जो आउटस्टैंडिंग है वो लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना, कितने का आउटस्टैंडिंग था बेटा? टोटल कितना हो गया? 33,000 हो गया जी। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे भी वर्किंग नोट ये आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पे भी तो आएगा, तो यहाँ पे लोन भी आएगा बेटा, जो लोन आपने ले रखा था। ये लोन आपने किससे लिया था? लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ये भी लिखेंगे आप, लोन फ्रॉम विश्वनाथ प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो विश्वनाथ से आया अमाउंट आपका 3 लाख, लोन का यहाँ पे लिखेंगे आप 3 लाख, और आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना है सर आपका? तो ये 3,06,000। आप अलग अलग भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। बाकी ये वर्किंग नोट कौन से वर्किंग नोट में था बेटा? 3 में। अच्छा जी और आगे ये लिख लिया आपने इतना, तो ये लोन भी कर लिया हमने, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम लोगों ने कर लिया, ये हो गए, ये भी हो गए बेटा। अब आते हैं प्रोविजन फॉर बैड इज टू बी मेंटेन 5% ऑन संडे डेटर। तो सर संडे डेटर तो बैलेंस शीट में जाएगा आपका, बनाए जी संडे डेटर को बैलेंस शीट में लेकर आइए पहले। संडे डेटर संडे डेटर की वैल्यू चेक करते हैं एक बार को। संडे डेटर है 8,60,000। अब उसमें से आपने माइनस करना है सर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना परसेंट है बेटा?
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से आपके पास 5% सर, ये रहा 5% अगर आप निकालेंगे 86,000 का तो कितना आएगा 2300, 43,000, 43,000 आएगा जी यहाँ पे। ठीक है, एंड का प्रोविजन पूरा माइनस होगा आपके यहाँ से, कितना बचा बेटा 8 लाख, बोलो 8,17,000। अब ये प्रोविजन की कहानी समझ लो जी। देखो पहले से हमारे पास क्या है, क्या कोई बैड डेट्स है पहले से? ये बैड डेट्स है, हमने यहाँ पे लिखा भी था बैड डेट्स, ये रहा। इस बैड डेट्स में हमारे पास करंट प्रोविजन आया है बच्चे, तो ये प्रोविजन लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करंट ईयर वाला। ठीक है, ये न्यू आप लिख लीजिए इसको, न्यू कितना है बेटा ये 43,000, और आप माइनस करेंगे अगर कोई पहले से है, हाँ या ना, याद है आपको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने पिछले साल ही बना लिया था, इसका कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं पहले ही बना लिया था, तो वो तो हटा दीजिए आप। तो 20 कितना बना लिया था सर यहाँ पे प्रोविजन होगा, आप चेक कीजिए, मैंने वो पॉइंट छोड़ दिया था प्रोविजन वाला यहीं पे। हाँ जी, ये रहा प्रोविजन 30,000 का, तो बेटा यहाँ पे से आपके 30,000 माइनस करेंगे, 63 में से 30 गए, बचा कितना बेटा 33,000। क्लियर है सर? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये प्रोविजन भी हो गया आपका, इधर से डेटर्स भी हो गए, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। ये कैपिटल और ड्राइंग और इंश्योरेंस रह रहा है। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 5 हो चुका है बेटा। पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। कह रहे जी, ध्यान से समझना इधर, वर्किंग नंबर 4 कह रहे जो भी इंश्योरेंस है आपके पास, आपने जितना भी पे किया, आप चेक करो ना कितना इंश्योरेंस पे किया था हमने, 55,000। ये कह रहे जी जो 55,000 का आपने इंश्योरेंस पे किया, बेटा इधर ध्यान देना भी, इधर देखो। अब कह रहे इंश्योरेंस जो आपने पे किया ना 55 का इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस। कह रहे उसमें से 40,000 रुपये तो मालिक के लाइफ इंश्योरेंस है, इसका मतलब ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, ये ड्राइंग्स हो गया। कितना अमाउंट? तो बेटा ये तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये कह के कि ये तो पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका ड्राइंग्स। कितना 40,000। अब जो बचा कितना बचा बेटा 15,000 बच गए। तो आगे कहता है कि बैलेंस जो बच गया ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 जून। कह रहे जितना इंश्योरेंस बच गया, जो 15,000 बचा हुआ आपको दिख रहा है ना, वो भी 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का है। अप्रैल से मार्च तो 1 साल हो जाता है, तो आपने मई जून बोले तो आपने तो और ज्यादा का दे दिया। समझ रहे आप कि आपने अप्रैल से स्टार्ट करा और 30 जून तक का इंश्योरेंस दे दिया, लेकिन इस ईयर के एक्सपेंस में कितने दिन का आएगा? सिर्फ 12 महीने का आएगा, और ये एक्चुअली में दे कितने का रखा है 14 महीने का दे रखा है। तो भाई मार्च है ना, अप्रैल मई जून 3 महीने 15 महीने का दे रखा है। तो बेटा इसमें से जो एक्स्ट्रा है इंश्योरेंस, आपने जो एक्स्ट्रा दिया, आपने एक्स्ट्रा दिया ना, बात समझ पा रहे हैं आप? ये 15,000 रुपये कब से कब तक का है? ये जून तक की पेमेंट हो गई अप्रैल से लेकर, ऐसा क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये अप्रैल से लेकर 30 जून तक का है। तो अप्रैल से 30 जून है, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? हमें 1 साल का इंश्योरेंस चाहिए था,
तो मार्च में ईयर ख़त्म हो जा रहा है, तो अप्रैल में, मई में, जून में 3 महीने जो हैं उसका एक्स्ट्रा है, तो हम 15,000 में 3 महीने निकाल लेंगे जी। 15,000 टोटल है ये 15 महीने का, समझ में आ रही बात। तो 15 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, कितना आ गया सर ये 3,000। ये टोटल आ गया कितना सर। तो इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कब से कब तक का है, 1 अप्रैल 2020 है ना, 21, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का। तो बेटा ध्यान दो, ये बताओ ये 12,000 रुपये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये इस साल का खर्चा है। आइए सर इंश्योरेंस, यहाँ लिखा सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहाँ लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 4 में। ये इंश्योरेंस कितने का आया बाबू, 12,000 का। बाकी इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट्स है। और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद आपका ड्राइंग कितना था इसमें, 40 है। तो जब आप कैपिटल लिखेंगे तो एक ड्राइंग्स तो आपके पास है वो माइनस करेंगे ही करेंगे, प्लस ये आपका लाइफ इंश्योरेंस 40 है और ये भी आप माइनस करेंगे। ड्राइंग्स और कैपिटल चेक कर लेते हैं। कैपिटल है बेटा 16,20,000, ये लिख लेता हूँ यहाँ पे। ड्राइंग्स भी दे रखा होगा, ये रहा 1,20,000, ये भी लिख लिया मैंने। और अगर नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। बाकी सारे काम मैंने कर दिए, आप पहले ये नोट करो फिर बात करते हैं। एसेट्स में मोटर कार नहीं लिखा हमने, अच्छा उसका डेप्रिसिएशन लिखा हो, मोटर कार लिखते हैं अभी एसेट्स में। चलिए इतना लिखिए पहले आप, मोटर कार लिख लेते हैं सर अभी। आइए जी, मोटर कार, मोटर कार की जो वैल्यू थी वो थी 2 लाख रुपीस, और इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है जी। कितना डेप्रिसिएशन था मोटर कार में, 20%, 40,000। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1,60,000। चलिए अब आइए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करिए आप। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके बताओ बेटा टोटल कितना आया, 26 लाख 84,84,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर आपका। ग्रॉस प्रॉफिट कित 7,18,000 आ गया जी। अब ये 7,18 जो है ग्रॉस प्रॉफिट का आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ जाइए सर, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000। अब इसको भी आपको टोटल करना है फिर, और यहाँ से आएगा आपका नेट प्रॉफिट निकल कर।
बताइए टोटल कितना आ रहा है? 7 लाख 7,34,000, 1,73,000। ये लो जी, नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ से। अब ये नेट प्रॉफिट आपके कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा बेटा। $1,73,000 को ऐड कर देंगे आप। बताइए 16,33,000। अब इस बैलेंस शीट को टोटल कर लीजिए। लिख दिया मैंने कैश। टोटल कीजिए, बैलेंस मैच कर जाएगा आपका। करके देख लीजिए, कुछ रह गया हो तो मालूम भी चल जाएगा आपको जी। बताइए टोटल तो आ ही गया होगा ना? कितना आया बेटा? 23 लाख। चलें आगे। अब कोई डाउट है किसी एडजस्टमेंट में? लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल था क्वेश्चन। चलिए कोई इलस्ट्रेशन नंबर 13 को ध्यान से समझिए। इसमें आपसे पूछ रहे हैं क्रिप्सन ट्रेडर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके सामने, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिटेन प्रॉफिट्स, लाइबिलिटी फॉर टैक्स। स्टेट विच वन ऑफ द आइटम्स above are transfer to provision, transfer to reserves, neither related to provision or nor reserves। इसमें से कौन सी चीज़ है जो provisions जिसके लिए बनाए जाते हैं, कौन सी चीज़ है जिसके लिए रिजर्व बनाया जाता है? ये दो जवाब देने, और जो इसमें नहीं आएगा वो neither related to provision और रिजर्व हो जाएगा। तो देखिए आपने जो सुना होगा अब तक की पढ़ाई से, उसी से आप इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम ईयर के एंड में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जितना हम लोग कैलकुलेट, कुछ लोग अकाउंटिंग करते हैं तो एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, और कुछ लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बनाते हैं। तो जो भी हम प्रोविजन बना रहे होते हैं और उसमें हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते चलते हैं। तो बेटा डेप्रिसिएशन तो आपने देखा होगा, इसके लिए क्या बनाया जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। रिजर्व तो नहीं बनाया जाता। तो ये तो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। बैड डेट्स के लिए कोई रिजर्व नहीं बनता, ना ही प्रोविजन बनता है सर हमने तो देखा है बेटा, वो आपने जो देखा है ना वो था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। ये बैड डेट्स मतलब हो चुका, ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसके लिए प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है कि होगा, ये तो हो ही चुका है आपका। तो ये आपका इन दोनों केसेस में से कहीं नहीं आता। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो प्रोविजन का हिस्सा है। इंक्रीज होना यानी पहले जितना प्रोविजन था अब उससे ज़्यादा बढ़ गया, वो पहले कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रोविजन का अकाउंट ही जाएगा। और वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है, इससे भी पहचान सकते हैं आप। रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट आपका बच गया है बेटा। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन प्रॉफिट दूसरा नाम होता है किसका? रिजर्व्स का। तो इसको एज अ जनरल रिजर्व रख दिया, कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है मेरे पास, बस बच गया पैसा तो रख दिया। लाइबिलिटी फॉर टैक्स, बेटा इसके लिए प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए ना, आप ना ईयर के जो अप्रैल होता है और मार्च होता है, इसी दौरान अपने खर्चे लिखते हो आप, अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो बताओ टैक्स आप कब पे करोगे? जब मार्च हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसके बाद टैक्स आप कैलकुलेट करोगे ना। लेकिन उसका एक्सपेंस तो आपको पिछले साल के अकाउंट में डालना था। इधर ध्यान दो पहले, ये देखो, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है।
और इसी में आपके सारे खर्चे आने हैं। वो खर्चे जो आपसे टैक्स से रिलेटेड है वो भी यहीं आएगा। लेकिन बेटा टैक्स कैलकुलेट कब किया जाएगा? बिल्कुल एंड में होगा। और खर्चे आपको इसमें दिखाने हैं। तो आपको कितना टैक्स आएगा वो तो तब बनेगा जब आपका नेट प्रॉफिट आएगा। और नेट प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब आपने टैक्स माइनस किया होगा। तो इसलिए टैक्स के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। उससे माइनस करके फिर आप नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, यही बताना था आपको। बस जी।